एक आदमी एक ब्रीफकेस के साथ प्लेन में एंटर करता है, एक एयर होस्टेस को एक नोट देता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कोई पहचान नहीं, कोई क्लू नहीं, कोई बॉडी नहीं, सिर्फ एक नाम, डीबी कूपर। क्या वो एक क्रिमिनल जीनियस था या एक परफेक्ट गोस्ट? द 24th of November 1971, थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले, नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से सियाटल जाने वाली थी। हॉलिडे की वजह से ट्रैवल करने वालों के लिए एक शॉर्ट फ्लाइट थी। पैसेंजर्स के बीच एक शांत आदमी था, डार्क सूट में, सीट 18C पर, जिसने डैन कूपर के नाम से कैश में टिकट खरीदा था। उसने एक बर्बन और सोडा ऑर्डर किया। फिर उसने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर को एक फोल्डेड नोट दिया। उस नोट में एक अलार्मिंग मैसेज था, प्लेन हाईजैक हो रहा था। एकदम शांत और कंट्रोल्ड, कूपर के एक्शंस इतिहास बनाने वाले थे। फ्लाइट 305 का हाईजैक शुरू हो चुका था। अमेरिका एक ऐसी मिस्ट्री देखने वाला था जो कभी सॉल्व नहीं होगी। जब डैन कूपर नाम का आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 में चढ़ा तो किसी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। उसे ऐसा बताया गया कि वो कोई 6 फीट लंबा था और करीब 45 साल का लग रहा था। एक ऐसी डिटेल जिस पर कई विटनेस सहमत थे। उसने एक ब्लैक सूट और टाई पहनी हुई थी, जो फ्लाइट्स में आम तौर पर दिखने वाले कैजुअल कपड़ों से बिल्कुल अलग था। और उसके पास एक अटैची केस था जिसके अंदर क्या था वो जल्द ही एक इंटरनेशनल साजिश का मामला बनने वाला था। वो पोलाइट था, इतना पोलाइट कि कोई उस पर शक ही नहीं करता, और बहुत ही शांत। जो हंगामा वो करने वाला था उसका कोई बाहरी निशान नहीं दिख रहा था। पूरे वाकये के दौरान उसने कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं की, एक अजीब तरह से शांत बना रहा। जब फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शैफनर ने शुरू में उसके नोट को नजरअंदाज किया, शायद यह सोचकर कि वो बस फ्लर्ट कर रहा है, उसने धीरे से जोर दिया। उसकी बातों में एक वजन साफ था, मिस, आप बेहतर है ये नोट पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बम है। मैसेज एकदम क्लियर, छोटा और डरावना था। कूपर की डिमांड्स बिल्कुल साफ और स्पेसिफिक थीं। कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं थी। उसे $2 लाख चाहिए थे, $20 के नोट्स में, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, एकदम मोटी रकम। 4 पैराशूट्स ताकि उसके पास ऑप्शंस रहें, और सिएटल में एक फ्यूल ट्रक इंतजार करता हुआ प्लेन के लैंड करने के फौरन बाद रिफ्यूल करने के लिए। उसने चेतावनी दी कि अगर उसकी डिमांड्स को बिल्कुल वैसे ही और जल्दी पूरा नहीं किया गया तो वो बम फोड़ देगा। एक धमकी जो हवा में भारी पड़ रही थी। क्रू ने उसे सीरियसली लिया। उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका शांत, लगभग परेशान करने वाला बर्ताव धमकी को और भी असली बना रहा था। यहां तक कि उसने एक और बर्बन मांगा, जैसे वो किसी रूटीन फ्लाइट का एक आम पैसेंजर हो, और उसने पे करने का भी ऑफर किया। इतनी सारी गड़बड़ के बीच एक अजीब सी मेहरबानी। वो रैंसम की डिलीवरी को लेकर बहुत सतर्क था, ये पक्का करते हुए कि हर डिटेल को बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया जाए। कूपर की पैराशूट्स के बारे में जानकारी सिर्फ ऊपरी नहीं लग रही थी, और बोइंग 727 से उसकी जान पहचान, खासकर पिछली सीढ़ियों से, परेशान करने वाली थी। ये सब एक बहुत सोची समझी प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा था। एक बहुत बारीकी से बनाया गया प्लान, लगभग फिल्मी। उसका सिचुएशन पर पूरा कंट्रोल था। वो अपनी शर्तें मजबूती से बता रहा था, बिना कभी पैनिक किए, इतने बड़े प्रेशर के बीच भी। उसने क्रू को रैंसम के पैसों में से कुछ हिस्सा ऑफर भी किया। एक ऐसा जेस्चर जो एक ही वक्त पर अजीब और हैरान करने वाला थॉटफुल था। क्रू को समझ में आ गया, बढ़ती हुई बेचैनी के साथ, कि वो एक ऐसे हाईजैकर से डील कर रहे थे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कोई जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और कंट्रोल्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी 007 मूवी से निकला हो, बस ग्लैमर के बिना। हर मूव सोचा समझा था, हर शब्द ध्यान से चुना हुआ। वो हमेशा एक कदम आगे था, उनके रिएक्शंस को एंटीसिपेट करते हुए और अपना अगला मूव प्लान करते हुए, एक माहिर चेस के खिलाड़ी की तरह। कैबिन में टेंशन साफ महसूस हो रहा था। डर और अनिश्चितता का एक घना बादल सब पर छाया हुआ था। माहौल में तनाव इतना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। जब फ्लाइट 305 सिएटल के ऊपर चक्कर लगा रहा था, अथॉरिटीज रैंसम और पैराशूट्स जमा करने के लिए जल्दी में थे। पैसेंजर्स को बताया गया कि प्लेन में थोड़ी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ताकि वो शांत रहें। घंटे बीत रहे थे, पर कूपर सब्र से इंतजार कर रहा था। जब प्लेन लैंड हुआ, एक्सचेंज बिना किसी प्रॉब्लम के हो गया। $200,000 और 4 पैराशूट्स डिलीवर किए गए।
पैसेंजर्स को छोड़ दिया गया। सिर्फ क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो प्लेन में रहे। कूपर ने पैसा चेक किया और पैराशूट्स भी। फिर उसने नए इंस्ट्रक्शंस दिए। मेक्सिको सिटी की तरफ उड़ना है, कम हाइट पर और धीरे, लैंडिंग गियर नीचे रखकर और फ्लैप्स 15 डिग्रीज पर। ये डिटेल्स पैराशूट जंप को पॉसिबल बना रहे थे। उसने जोर दिया कि टीना कॉकपिट में ही रहे और वो कैबिन में अकेला रह गया। कूपर काफी पोलाइट था। उसने क्रू को रैंसम मनी ऑफर भी किया, पर उन्होंने मना कर दिया। उसकी 727 के फीचर्स की नॉलेज साफ दिख रही थी। क्रू ने उसके ऑर्डर्स को बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया। स्टेज सेट था उसके अगले मूव के लिए। हाईजैकिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। 727 प्लेन मैक्सिको सिटी के लिए निकल पड़ा, लेकिन कूपर के इरादे कुछ और थे। केबिन में बिल्कुल अकेला वो अपने भागने की तैयारी कर रहा था जब प्लेन वॉशिंगटन स्टेट के घने तूफानी जंगलों के ऊपर से उड़ रहा था। उसने पीछे की सीढ़ियां नीचे की। 727 की एक अनोखी खासियत, रात 8:13 पर फिरौती के पैसे अपने शरीर से बांधकर कूपर ठंडी रात में कूद गया। क्रू ने एक वार्निंग लाइट और प्रेशर में बदलाव देखा, लेकिन कूपर तब तक गायब हो चुका था। प्लेन रेनो में सेफली लैंड कर गया। कूपर हवा हो गया था। किसी ने उसे लैंड करते हुए नहीं देखा। नीचे एक बहुत बड़ा और अनजान जंगली इलाका फैला हुआ था। गायब होने या मारे जाने के लिए काफी जगह थी, और यहीं से DB कूपर का लेजेंड शुरू हुआ। FBI और पूरी दुनिया के पास सिर्फ सवाल थे। कूपर ने नामुमकिन काम कर दिखाया था। अब वो तूफान में एक परछाई बन चुका था। FBI ने ऑपरेशन नॉर्जैक लॉन्च किया, अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी खोजों में से एक। एजेंट्स ने साउथ वेस्ट वॉशिंगटन के जंगलों को छान मारा, सर्दियों के मुश्किल हालात और मुश्किल रास्तों का सामना करते हुए। कूपर या उसके पैराशूट का कोई निशान नहीं मिला, और ना ही पैसे। हजारों क्लूज की इन्वेस्टिगेशन हुई, सस्पेक्ट से पूछताछ की गई और एक स्केच भी बनवाया गया। पब्लिक तो पूरी तरह से इस कहानी में डूब चुकी थी। प्रेशर बहुत ज्यादा था। DB कूपर नाम फेमस हो गया, मीडिया में हुई एक छोटी सी गलती की वजह से, जिससे उसका लेजेंड और भी मशहूर हो गया। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी कूपर एक साये की तरह गायब था। हर गुजरते हफ्ते के साथ केस ठंडा पड़ता जा रहा था। FBI की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। वो हवा का लुटेरा बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुका था। ये मिस्ट्री और भी गहरा होता जा रहा था। पूरा अमेरिका इस कहानी से जुड़ा हुआ था। DB कूपर एक ऐसा नाम बन गया जिसे हर कोई जानता था। कई सालों तक ये केस ठंडा पड़ा रहा। 1980 तक 8 साल का ब्रायन इंग्रम को $5,800 मिले, $20 के नोट्स में, जो सड़ रहे थे, कोलंबिया नदी के किनारे दबे हुए। सीरियल नंबर्स रैंसम वाले पैसों से मैच कर गए। इस डिस्कवरी ने इन्वेस्टिगेशन को फिर से जगा दिया, लेकिन कई नए सवाल खड़े कर दिए। ये पैसे वहां पहुंचे कैसे? टीना बार फ्लाइट पैथ से काफी दूर था। क्या कूपर ने पैसे गिरा दिए थे, या वक्त के साथ वो नदी की धार के साथ बह गए? थियोरीज तो बहुत सारी थीं, लेकिन जवाब बहुत कम। इकलौता दूसरा फिजिकल क्लू कूपर की वो ब्लैक क्लिप ऑन टाई थी, जो वो अपनी सीट पर छोड़ गया था। दशकों बाद फोरेंसिक एनालिसिस से पता चला कि टाई में रेयर मेटल्स थे, टाइटेनियम और सीरियम, जिससे लगा कि कूपर किसी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में काम करता था। एक पार्शियल DNA प्रोफाइल निकाला गया, लेकिन वो मैच करने के लिए काफी नहीं था। इन क्लूज ने मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया। लीड्स पहले की तरह ही ठंडे पड़े थे। कूपर की आइडेंटिटी अब भी एक पहेली बनी हुई थी। क्या DB कूपर उस जंगली और बेरहम वीराने में कूदने के बाद बच पाया? यही वो सवाल है जिसने सालों से इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान और पब्लिक को फैसिनेट कर रखा है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं, उस रात के तूफान ने बचने की गुंजाइश लगभग खत्म कर दी थी। जमा देने वाली ठंड, वो तेजी से नीचे गिरना, ये सब एक बेरहम हकीकत रही होगी। और वो ऊबड़ खाबड़ जमीन, घने जंगल और पहाड़ों का जाल, लैंडिंग के बाद बचना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी ये कहानी चलती रही। कुछ लोगों का मानना है कि वो हर मुश्किल को पार करके बच निकला, एक नई जिंदगी शुरू की, कानून की पहुंच से दूर, और FBI को चकमा दे दिया, क्राइम की दुनिया में एक भूत बनकर। 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स की जांच की गई। हर कोई कूपर की इस पहेली का एक पोटेंशियल टुकड़ा था। रिचर्ड मैकॉय जूनियर, एक पैराट्रूपर और वियतनाम वॉर वेटरन, जिसे दिलेरी भरे कारनामे करने का शौक था, उसने कुछ महीने बाद वैसा ही प्लेन हाईजैक किया, जिससे शक और गहरा गया।
लेकिन इतनी मिलती जुलती बातों के बावजूद एफबीआई ने आखिर में उसे डीबी कूपर मानने से इनकार कर दिया। शेरिडन पीटरसन, मरीन्स का एक पैराट्रूपर और बोइंग का एम्प्लॉई जिसके पास स्किल्स बाही थीं और मौका भी वो प्रोफाइल में काफी हद तक फिट बैठता था। लेकिन कई बातें मेल खाने के बावजूद ये कभी पक्के तौर पर साबित नहीं हुआ कि वही कूपर था। रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ, आर्मी का एक वेटरन जिसका अतीत गड़बड़झाला था और अथॉरिटीज को चकमा देने में माहिर था, वो शौकिया जासूसों का एक और फेवरेट था। उसकी रहस्यमयी पर्सनैलिटी उन्हें अपनी ओर खींचती थी, लेकिन कड़ी जांच पड़ताल के बावजूद कोई पक्का सबूत उसे सीधे इस क्राइम से नहीं जोड़ पाया। हर सस्पेक्ट नई थ्योरीज लेकर आया, हर एक पहले वाली से ज्यादा पेचीदा, लेकिन किसी से भी डीबी कूपर केस की ये लगातार बनी हुई पहेली हल नहीं हुई। एफबीआई ने हर सुराग का पीछा किया, चाहे वो कितने भी नामुमकिन क्यों न लगे, लेकिन कूपर की असली पहचान पकड़ से बाहर ही रही, रहस्य में लिपटी हुई। ये केस अटकलों, कंस्पिरेसी थ्योरीज और कभी ना खत्म होने वाली लोक कथाओं का अड्डा बन गया। एक आदमी का इतनी दौलत के साथ हवा में गायब हो जाना, जिसे कोई छू ना सके, कोई ढूंढ ना सके, इस बात ने पब्लिक की कल्पना को जकड़ लिया। कूपर एक एंटी हीरो बन गया, पॉप कल्चर का एक जाना माना चेहरा, हिम्मत का, सिस्टम को चुनौती देने का और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का सिंबल बन गया। सच पहुंच से बाहर ही रहा, लगता था बस मिल ही जाएगा, पर हमेशा दूर। वक्त के साथ ये रहस्य और भी गहरा होता गया, सस्पेंस और इस कहानी को और हवा मिलती गई। हर नया सस्पेक्ट कहानी में एक और परत जोड़ देता, जिससे सच की तलाश और भी मुश्किल होती जाती। ये केस कभी ऑफिशियली बंद नहीं हुआ, जो इसकी कभी ना खत्म होने वाली ताकत का सबूत है। और आज तक कूपर का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, वक्त और अटकलों की धुंध में कहीं खो गया है। 2016 में एफबीआई ने एक्टिव इन्वेस्टिगेशन रोक दी, लेकिन पब्लिक का ऑब्सेशन कभी कम नहीं हुआ। शौकिया जासूस, ऑथर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने ये खोज जारी रखी, ऑनलाइन फोरम्स और नए फोरेंसिक टूल्स का सहारा लेकर। डीएनए और आइसोटॉपिक एनालिसिस में तरक्की से उम्मीद जगी, लेकिन कूपर की टाई पर मिला पार्शियल डीएनए किसी से मैच नहीं हुआ। टाई पर मिले रेयर मेटल्स से पता चलता था कि उसे किसी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था। टॉम कॉल्बर्ट जैसी टीम्स ने रैक्स्ट्रॉ जैसे सस्पेक्ट्स पर फोकस किया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठा करके और एफबीआई फाइल्स तक पहुंचने के लिए कोर्ट केसेस भी किए। उनके फाइंडिंग्स ने हेडलाइंस बनाई, लेकिन एफबीआई ने उन्हें कभी कंफर्म नहीं किया। बुक्स, डॉक्यूमेंटरीज और पॉडकास्ट्स ने इस स्टोरी को जिंदा रखा। हर नई थ्योरी से डिबेट फिर शुरू हो जाती थी। यह केस एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। कूपर की आइडेंटिटी की तलाश जारी है, क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन से प्रेरित होकर। मॉडर्न साइंस अब भी इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाई है। ये लेजेंड आज भी जिंदा है, ये मिस्ट्री अब भी अनसॉल्व्ड है। डीबी कूपर का केस, ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही दिमाग में आती हैं तस्वीरें डेरिंग चोरियों की और अनसुलझी पहेलियों की। ये अमेरिका का सबसे बड़ा अनसुलझा हवाई जहाज हाईजैक है, एक असली पहेली जिसने सालों से इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ा रखे हैं और दशकों से लोगों की कल्पना को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इसने एविएशन को हमेशा के लिए बदल दिया। मेटल डिटेक्टर्स, जो अब हवाई सफर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बैगेज स्क्रीनिंग, ये सब दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर जरूरी सिक्योरिटी मेजर्स बन गए। और कूपर वेन, एक मॉडिफिकेशन जो फ्लाइट के दौरान पीछे की सीढ़ियों को खुलने से रोकता है, ये सब उसी खतरनाक रात की देन है। कूपर की कहानी एक कहानी है हिम्मत की, सिस्टम के खिलाफ एक खुली बगावत की, रहस्य की, जो अनसुलझे सवालों और अटकलों से घिरी हुई है, और एक मिथ की, एक लेजेंड जो अनजाने से पैदा हुआ। उसे एक फोल्क हीरो, एक एंटी सिस्टम आइकॉन के तौर पर रोमांटिसाइज किया गया, एक बागी जिसने सिस्टम को चकमा दिया। उसने अथॉरिटी को चैलेंज करने की हिम्मत की और जादू की तरह गायब हो गया। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि उसने एक सीरियस क्राइम किया और जानें खतरे में डाली। उसके एक्शंस के रियल कॉन्सिक्वेंसेस हुए उन लोगों के लिए जो इसमें शामिल थे। क्रू की हिम्मत अक्सर इस लेजेंड के पीछे छिप जाती है। खतरे के सामने उनकी बहादुरी तारीफ के काबिल है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, केस सॉल्व होने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। हर गुजरते साल के साथ सुराग ठंडे पड़ रहे हैं। फिजिकल एविडेंस बहुत कम है, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स के पास ठोस सुराग नहीं है। गवाह गुजर चुके हैं, उनकी यादें टाइम के साथ धुंधली हो रही हैं और याददाश्त कमजोर पड़ गई है। सच हर गुजरते दिन के साथ हमसे दूर होता जा रहा है, फिर भी इसका आकर्षण बना हुआ है। ये रहस्य नई पीढ़ियों को अपनी ओर खींचता रहता है। ये कहानी हमारे अंदर के अननोन के लिए जो पसंद है,
उसे अपील करती है, और इम्पॉसिबल चीजों के लिए जो फैसिनेशन है उसे भी। यह हमारी उस इच्छा से बात करती है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी में यकीन करना चाहती है। डीबी कूपर अमेरिकन फोकलोर में एक भूत की तरह मंडराता है, एक गोस्टली फिगर जो हमेशा के लिए हमारी कलेक्टिव मेमोरी में बस गया है। डिबेट जारी है, कौन था वो? किस चीज ने उसे इतना डेयरिंग काम करने पर मजबूर किया? क्या वो बच गया या बेरहम कुदरत ने उसे निगल लिया? ये केस रहस्य की ताकत का सबूत है, एक रिमाइंडर कि कुछ सवालों के जवाब शायद कभी न मिले। ये एक ऐसी कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई और री एग्जामिन की जाती है। वो आदमी जो एक तूफानी रात में गायब हो गया, पीछे छोड़ गया सिर्फ सवाल और अटकलें, आज भी जिंदा है हमारी कल्पना में। अननोन के लिए कभी न खत्म होने वाले फैसिनेशन का प्रतीक। FBI केस फाइल्स के 472 नए फाइल्स का खुलासा मार्च 2025 में FBI ने डीबी कूपर केस फाइल्स के 472 पहले से क्लासिफाइड पेजेस जारी किए। ये डॉक्यूमेंट सस्पेक्ट्स की इंटेंसिव सर्च और हाईजैक के बाद हुई डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पर नई इंसाइट्स देते हैं। हालांकि फाइल्स काफी हद तक एडिटेड हैं, फिर भी वे FBI के एफर्ट्स की हद पर रोशनी डालते हैं और इन्वेस्टिगेटर्स और एंथुसियास्ट्स को नए सुराग दे सकते हैं। डीबी कूपर का लेजेंड जिंदा है, जो हमें फैक्ट्स, फिक्शन और कभी न खत्म होने वाले रहस्य के अपने मिक्सचर से लुभाता रहता है। आधी सदी बाद भी हम वही सवाल पूछते रहते हैं, डीबी कूपर कौन था? एक क्रिमिनल, एक लेजेंड, या एक आदमी जो बस इतिहास में गायब हो गया? सच शायद खो गया हो, लेकिन रहस्य बना हुआ है। आपकी थ्योरी क्या है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको रियल लाइफ मिस्ट्रीज सुलझाना पसंद है तो वंडर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुनिया भर की ऐसी ही माइंड ब्लोइंग कहानियों के लिए।